अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम एक फोर्स के बारे में बात करेंगे और वो है फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, फोर्स ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरह से है, मान लीजिए हमने एक कंडक्टर को, ये कंडक्टर हमारा है, स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए ए बी, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लीजिए बी है और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बी, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की मान लीजिए सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है। आप मान लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने इस कंडक्टर को प्लेस किया है, रखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि इससे पहले हमने किया है कि जब एक चार्ज को, मान लीजिए मैंने यहां पर एक चार्ज रखा है, जब एक चार्ज को, ये मैं फिर बाद में रब करूंगा, फिलहाल आपको समझाने के लिए, मान लीजिए हमने एक यहां पर एक चार्ज को रखा है इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी स्ट्रेंथ बी है और हमने यहां पर एक चार्ज को रखा है। आप जानते हैं कि अगर ये चार्ज मूव करें, मान लीजिए यहां से मूव करे, ये चार्ज क्यू यहां से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। लोरेंट्ज फोर्स में मैंने ये पढ़ाया था। तो आप जानते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज, अगर एक चार्ज मूव करे एक मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। याद आया आपको? यानी जब भी एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, मैंने उस वक्त भी बताया था, जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है Q इंटू ई, ठीक है। अब जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की के बजाय किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा है कि उस चार्ज पर अगर वो मूविंग चार्ज होगा अगर वो चार्ज मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तब उस पर भी एक फोर्स, उस चार्ज पर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, क्योंकि ये चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वी द वेलोसिटी विद विच द चार्ज इज मूविंग, बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एंड साइन ऑफ थीटा, और जो एंगल इसने बनाया हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मान लीजिए ये चार्ज यहां से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरफ है, इस तरफ, तो अभी क्या एंगल बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है v ऊपर, तो एंगल क्या बन गया 90। तो यहां पर अगर साइन 90 आएगा तो ये बनेगा क्यू वी बी। आपको याद है कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं इस तरह से, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी क्योंकि ये यहाँ पर v और b के दरमियान एंगल थीटा है, तो ये पार्ट जो आएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगल बिटवीन, शाबाश, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है इतना सा, क्यू हम बाहर करेंगे तो v क्रॉस b लिखते हैं। तो आपने देखा कि जब एक चार्ज मूव करता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात समझ रहे हैं आप, यानी चार्ज जब मूव करता है उसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द होता है, लेकिन ये बी जो है ये वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए यहां पर हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट रखा हुआ है, हॉर्सशू मैग्नेट की शेप क्या होती है, इस तरह से, उसका ये नॉर्थ पोल और यहां से होता है ये साउथ पोल, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने इस तरह से एक हॉर्सशू मैग्नेट रखा हुआ है, जैसे ये मैग्नेट है हॉर्सशू मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमने यहां से इस तरह से रखा हुआ है। तो ये जो बीच वाला रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वो रीजन है मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में हमने इस चार्ज को रखा है, ये चार्ज को रखा है और ये चार्ज मूव कर रहा है,
इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका मैग्नेटिक फील्ड है? ये इस चार्ज की वजह से नहीं है, बल्कि इस मैग्नेट की वजह से है। हम मान सकते हैं ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चार्ज मूव करे तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो अपने आप पर एक फोर्स फील करता है, और वो फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर इस चार्ज को रखा जाता मैग्नेटिक फील्ड की जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर फिर भी एक फोर्स होता, और वो होता क्यू इंटू ई। ठीक है ना? अगर दोनों फील्ड्स होंगे एक साथ तो टोटल फोर्स होगा क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। तो ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो क्या समझे हम यहां से कि जब एक चार्ज मूव करता जाए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस चार्ज पर एक फोर्स फील होता है, एक्सपीरियंस होता है। अब आपके पास चार्ज नहीं है, तो मैं ये यहां रब करता हूं, और हमारे पास क्या है? हमारे पास चार्ज की जगह एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर में से एक करंट पास होती है, और वो करंट मान लीजिए वो आई है। एक करंट आई कंडक्टर में से पास होती है, और इसी कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मतलब चार्ज को नहीं रखा हुआ है, बल्कि हमने रखा है उसकी जगह एक कंडक्टर को। और वो कंडक्टर क्या कर रहा है? उस कंडक्टर में से क्या पास हो रही है? करंट पास हो रही है। ठीक है ना? तो ठीक है, अब अगर इसमें करंट पास हो रही है कंडक्टर में से, तो करंट पास होने का मतलब ही होता है कि इसमें चार्ज फ्लो होता है। भाई अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है, गिर रहा है, चलिए, अगर एक कंडक्टर में से करंट पास हो रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें से, अगर ये मेटल कंडक्टर है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मतलब इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जैसे आपने पहले देखा था कि जब कोई चार्ज मूव करे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर इतना फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर भी फोर्स फील हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। मगर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस कंडक्टर में से, तो इसका मतलब इस कंडक्टर पर ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब कोई चार्ज एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, ठीक है ना, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, होगी बात। या फिर अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी करे और उस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उस कंडक्टर पर ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो फ्लोइंग चार्ज पर वो फोर्स जरूर होगा इस तरह से, ठीक है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो लिहाजा वो चार्ज फ्लो हो रहा है इस वक्त इस कंडक्टर में से ही, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस कंडक्टर में से ही, तो इस कंडक्टर पर ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब हमारा काम यह है कि हम उस फोर्स की डायरेक्शन बताएं और उस फोर्स का एक्सप्रेशन बताएं कि वो कैसे मेजर किया जा सकता है। तो वो हम इसी एक्सप्रेशन से निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस कंडक्टर का एक एलिमेंट्री पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है dl। हम यहां पर dl लिख लेते हैं। What is dl? dl is a small part or elementary part of this conductor. अब इस एलिमेंट्री कंडक्टर में क्या, इस सारे कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E। मगर ये यहां पर इस एलिमेंट्री पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम नहीं बता सकते, और हम इस तरह से मानेंगे कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, जितना भी उनका चार्ज होगा, सपोज इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है एलिमेंट्री पार्ट में, और वो चार्ज है dq। This is the charge contained in what? This elementary part, because this elementary part will also contain free electrons, and whole of this conductor will also have free electrons in it. So when current will flow through this conductor, the electrons will flow, and when current will flow through this part of this conductor, the elementary part of this conductor dl, it will also have some electrons in it, and those electrons will also be carrying some charge, and let that charge be dq. अब उस dq पर, चूंकि ये स्मॉल चार्ज हैं जो इस एलिमेंट्री पार्ट में है, ठीक है ना,
उस पर जितना फोर्स होगा, एक्सपीरियंस होगा, उससे कई ज्यादा फोर्स पूरे कंडक्टर पर होगा। मतलब पूरा कंडक्टर बहुत सारे इस एलिमेंट्री पार्ट्स का बना है, और अगर एक एलिमेंट्री पार्ट में चार्ज dq है तो इस पूरे कंडक्टर में होगा dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq एंड सो ऑन। एक dq पर जितना, यानी इतने से चार्ज पर, जो इस dl में है, इतने से चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसको हम नाम देंगे df, स्मॉल फोर्स, द फोर्स experienced on this part of the conductor. Which part? Which has the leg dl. Why is the force experienced on this? इस पर क्यों फोर्स एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि दरअसल इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है कितना, dq, और वो फ्लोइंग चार्ज, मूविंग चार्ज है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लिहाजा उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और वो किसके बराबर होगा? f के बदले में लिखूंगा df, q के बदले लिखेंगे dq, फिर लिखेंगे v b साइन थीटा। ठीक है भाई, शाबाश। नाउ एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज दिस dq। ये जो मैंने अभी बताया, शाबाश, ये वो चार्ज है जो इस dl में है, पूरे कंडक्टर में नहीं। पूरे कंडक्टर में से ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, इसमें dq dl में। ठीक है, एंड व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी विद विच दिस चार्ज इज फ्लोइंग। देखिए यहां पर f, q क्या है? चार्ज, और यहां q के बदले dq। ये क्या है यहाँ पर? v वेलोसिटी विद विच द चार्ज इज मूविंग। लेकिन यहां पर जो ये v है, ये हो गया वही वेलोसिटी विद विच द चार्ज इज मूविंग। हम जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस वेलोसिटी, यानी ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है, और इस वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इस वक्त इस dl में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। इस वेलोसिटी का नाम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में से फ्लो हो जाए, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो लिहाजा हम यहां पर लिखेंगे df इज इक्वल टू dq, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे vd इंटू b इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें, आप बताएं किसके बराबर, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी होती है, शाबाश, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए, इस dl में से फ्लो हो गए, उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? उनकी डिस्प्लेसमेंट dl है। सपोज यहां से यहां, यानी इस dl में से वो फ्लो हो गए इन टाइम dt, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, यानी वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो होगी डिस्प्लेसमेंट dl डिवाइड बाई जितने टाइम में उन्होंने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है, दैट इज dt। समझाई बात? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पूरे कंडक्टर में से, लेकिन हम पूरे कंडक्टर की बात नहीं है इस वक्त कर रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं dl की। जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे dl में से यहां, इस dl में से, इस पार्ट ऑफ द कंडक्टर में से, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई उनकी? dl। टाइम कुछ लगेगा इसमें, तो टाइम इज dt। अगर करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो क्या बनेगा? वो बनेगा वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिहाजा अगर हम यहां पर, शाबाश, अगर हम यहां पर इस तरह से लिखेंगे df इज इक्वल टू dq इंटू vd के बदले आप क्या लिखेंगे? हम dl, शाबाश, बाई dt, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे b इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है भाई, एंड यू विल सी इट इज df इज इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट dq डिवाइड बाई dt इंटू dl इंटू b इंटू साइन ऑफ थीटा। And further we can write it as df is equal to, this is dq by dt, rate of flow of charge, and that is called a current. I dl b sin of theta. If we integrate, पूरे कंडक्टर पर फोर्स निकालने के लिए इसको हमें बोथ साइड्स क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ df is equal to integration of I dl, शाबाश, b sin of theta. Integration of df, that is f, ये हो गया टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। यहां से बाहर क्या आएगा? I आएगा, b आएगा, साइन थीटा भी बाहर ही आएगा, इंटू dl।
बाई क्यों? बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एल। या फिर ये मान लीजिए जो करंट इस डीएल में से पास होगी वही सारे कंडक्टर में से, तो करंट कांस्टेंट। जब आप एक डीएल का फोर्स, एक डीएल पर इतना फोर्स है, इतना, जब आप देखेंगे पूरे कंडक्टर पर तो आपको करना है डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, यानी पूरे कंडक्टर पर फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आप डीएल 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 ऐड कर रहे हैं, लेकिन करंट सेम रहेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तब मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जितना वो डीएल के लिए है उतना ही पूरे कंडक्टर के लिए है। साइन थीटा, अभी ये थीटा जो है ये अब इस वक्त बनेगा एंगल बिटवीन बी एंड एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो डीएल ने बी के साथ जो एंगल बनाया, पूरे कंडक्टर ने भी वही एंगल बनाया है, किसके साथ? बी के साथ। इस वक्त वाली पोजीशन को देख लीजिए तो डीएल कौन सा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? 90। पूरा कंडक्टर कौन कितना एंगल बना रहा है? 90। तो जब आप डीएल के लिए फोर्स निकाल रहे हैं या पूरे कंडक्टर के लिए फोर्स निकाल रहे हैं, इस थीटा, ये थीटा तो चेंज नहीं होगा उससे, तो लिहाजा ये थीटा भी, साइन थीटा भी बाहर आएगा, आई भी बाहर आएगा, बी भी बाहर आएगा, इंटीग्रेट होगा सिर्फ डीएल, एंड यू विल गेट एफ इज इक्वल टू आई बी एल इंटू डी एल, sorry, I B into sine theta into L. This we can write as F is equal to I L B into sine theta. अब यहाँ पर समझ लीजिए, पहले जब हमने ये थीटा यूज किया था तो ये उस वक्त एंगल किसके दरमियान था? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये V एंड B। अभी ये बन गया एंगल बिटवीन L एंड B। क्यों? क्योंकि आप देखिए वेलोसिटी और B के दरमियान जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एंड B, वो एंगल भी वही है। जो वेलोसिटी एंगल बनाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी चार्ज की? ये। और जो ये एंगल बनाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वही एंगल डिस्प्लेसमेंट भी बनाएगी किसके साथ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो चाहे आप लिखें इट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप कहें इट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डी एल, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एंगल बिटवीन एल, एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेकिन ये है क्या एक्चुअली? डिस्प्लेसमेंट इन द चार्ज। चार्ज जब मूव हो गया फ्रॉम बी टू ए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? जितने की लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। सो इट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड चार्ज थीटा। नाउ हियर इट इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एंड it is angle between velocity of charge and external magnetic field. Now here it is angle between displacement in the charge, that is the length of the conductor, क्योंकि displacement उतनी ही चार्ज की हो रही है जितना कंडक्टर की लेंथ है, एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको लिखें एंगल बिटवीन V एंड B, या फिर अब मान के चलिए एंगल बिटवीन L एंड B। जब ये V और B के दरमियान एंगल है तब ये L और B के दरमियान भी यही एंगल है, क्योंकि V और L जो है ये एक ही डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे, शाबाश, F इज इक्वल टू, ये I तो स्केलर है, ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनके दरमियान एंगल है, तो आप लिख सकते हैं L क्रॉस B, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, सो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स L क्रॉस B। तो अब जब आप लिखेंगे F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेकिन साथ में ही ये डिस्प्लेसमेंट भी है, जो चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो अभी ये वेक्टर फॉर्म में हमने फोर्स लिखा। तो हाउ मच इज द फोर्स? तो पहले बात तो हमने यहां पर दो बातें सीख ली। एक, जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो, यानी कि खाली एक कंडक्टर रखो उसमें से करंट पास ना हो, तब कोई फोर्स उस पर एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब एक कंडक्टर को रखते हो और उसमें से करंट फ्लो होती हो, तो हर सिर्फ एक कंडक्टर पर फोर्स नहीं होता है, बल्कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। हमने पहली बात ये सीखी कि whenever a current carrying conductor is placed under the influence of an external magnetic field, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, then it experiences a force, ये अपने आप पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स मैग्नीट्यूड में होता है I,
एल बी साइन थीटा, और उसका वेक्टर फॉर्म है वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, अब ये फोर्स जो है इसकी अगर हमें प्रैक्टिकली डायरेक्शन बतानी हो तो वो कैसे बताएंगे? हम इसकी डायरेक्शन एक सिंपल से रूल से निकालते हैं जिसको हम फ्लेमेंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो फ्लेमेंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है? फ्लेमेंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें कहता है ड्रॉ द फर्स्ट टू फिंगर्स, यानी दिस फिंगर एंड दिस फिंगर, दीज आर द फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड। ड्रॉ द फर्स्ट टू फिंगर्स एंड द थंब ऑफ यूर लेफ्ट हैंड in such a way that the three are mutually perpendicular to each other। आप पहली दो उंगलियां और अपना थंब, अपने बाएं हाथ का थंब और बाएं हाथ की पहली दो उंगलियां इस तरह खोलें that the three are mutually perpendicular to each other। ठीक है, then यानी ये इस तरह से खोलनी है कि एक दूसरे के साथ क्या बनाए, 90 डिग्री। ये उंगली इसके साथ 90 बना रही है, ये देखिए, दिस और दिस 90, ये और ये 90 बनानी चाहिए, ये थंब और ये 90 बनाना चाहिए, ये थंब और ये उंगली जो है ये भी 90 बनाना है। ऑल द थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहली दो उंगलियां और थंब इस तरह से खोलिए अपने बाएं हाथ की कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज बनाएं। देन पॉइंट द फर्स्ट फिंगर और प्लेस द फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको रखें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब फील्ड आपका इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में रखिए। एंड द मिडिल फिंगर एंड प्लेस द और पॉइंट द मिडिल फिंगर, और फिर जो मिडिल फिंगर है इसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखिए। करंट कहां जा रही है, ऊपर, फील्ड यहां जा रहा है तो इसमें फर्स्ट फिंगर को रखिए। अब करंट जा रही है ऊपर, तो ये जो मिडिल फिंगर है इसको करंट वाली डायरेक्शन में रखिए इस तरह से, ये करंट की डायरेक्शन। देन द डायरेक्शन इन विच द थंब पॉइंट्स, थंब कहां गया, फिर वो इस तरफ गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा वही है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर। ठीक है, अब अगर मान के चले कि भाई करंट नीचे की तरफ थी, मान लीजिए करंट को नीचे की तरफ रखेंगे, तो फर्स्ट फिंगर रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडिल फिंगर रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किस तरफ आ गया, टुवर्ड्स द रीडर, हमारी तरफ आ गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आउटवर्ड्स आ गया, तब यही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर इन दिस केस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमेंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं फ्लेमेंग्स लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट आपको बताता हूं, आप लिख सकते हैं। इट स्टेट्स ड्रॉ द फर्स्ट टू फिंगर्स and the thumb of your left hand in such a way that the three are mutually perpendicular to each other. Place the first finger in the direction of field, middle finger in the direction of, or second finger in the direction of current, then the direction in which the thumb points gives the direction of force on the conductor। ठीक है, ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इस एक्सप्रेशन को जरा गौर से फिर से देखिए। हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब मान लीजिए हम कंडक्टर को ऐसे रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे, तो कंडक्टर जो है इसकी लेंथ अब ये है L, इस L ने क्या एंगल बनाया B के साथ, 0। तो अगर हम कंडक्टर को पैरेलल टू द फील्ड रखेंगे तो थीटा बनेगा या तो 0 ऐसे, या फिर ऐसे रखेंगे तो थीटा माना जाएगा 180। तो अगर हम पैरेलल और एंटी पैरेलल मान लीजिए रखते हैं कंडक्टर को, तो यहां पर बनेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0। व्हाट इज साइन 0, दैट इज 0। तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू आई बी एल इंटू 0, दैट इज F इज इक्वल टू आई बी एल, दैट इज F इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि जब आप कंडक्टर को पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा कंडक्टर पर। तो ये याद रखा हमने, कंडक्टर अगर पैरेलल टू द फील्ड है तब कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन जब कंडक्टर परपेंडिकुलर हो या किसी और एंगल पर हो,
और इसमें से करंट पास हो रही हो और इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तब इस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा और वो फोर्स होगा I L B sin थीटा। ये हमने पहले भी देखा था कि अगर चार्ज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड चले या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड चले, उस पर कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब वो चार्ज परपेंडिकुलर जाए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, या किसी और एंगल पर जाए, तब उस पर जरूर कोई ना कोई फोर्स होता है, और वो फोर्स हमें पता है F = QVB sin थीटा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फोर्स experienced by a conductor placed under the influence of an external magnetic field. Thank you.